नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम एडीओ के सिलेबस के अनुसार ग्रामीण विकास सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास संबंधित जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उन सभी योजनाओं को हम देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम 6 प्रमुख योजनाओं पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात आगे अगला वीडियो में भी हम जो है जो और बाकी जो योजनाएं बचे हुए हैं 6 से 7 योजना और बाकी है, इसके बाद उन योजनाओं को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे देख लेते हैं। पहले तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना देखेंगे। उसके पश्चात ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम देखेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना और साथ ही विधायक आदर्श ग्राम योजना। देखिए, विधायक आदर्श ग्राम योजना अभी जो है बंद कर दिया गया है, यह योजना अभी नहीं चल रहा है, फिर भी इसे देख लेंगे क्या है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देखेंगे, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो देखिए, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है कौन कौन से हैं, पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना हो गया, और दूसरा जो है ग्रामीण स्वरोजगार, और ये जो लास्ट वाला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और ये ग्राम स्वराज्य अभियान योजना। तो ये सभी योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम बहुत अच्छा डिटेल से देखेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले की वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इसका पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की योजना है, जिसमें सबसे पहला योजना कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। तो देखिए, इसका प्रारंभ का तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर की योजना है, जिसका शुभारंभ जो है छत्तीसगढ़ से किया गया था। तो देखिए, 21 फरवरी 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, राजनांदगांव जिले के कुर्रू भाटा गांव से। तो देखिए, कुर्रू भाटा गांव है राजनांदगांव जिले में, वहां से जो है इसका प्रारंभ किया गया था। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना। तो देखिए, गांव में जो ग्रामीण मान्यता है, तो उन्हें जो है कुछ क्षेत्र गांव से लेकर के जो है शहर क्षेत्र की ओर जो है अग्रसित हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह जो है एक क्लस्टर बनाया जाता है, बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है। क्लस्टर के माध्यम से इन रूर्बन गांव का जो है विकास किया जाता है, जहाँ क्या होता है, शहरी क्षेत्रों की तरह जो है थोड़ा थोड़ा बहुत सुविधा प्रदान किया जाता है, और बाकी ग्रामीण जो है मूलभूत जीवन जो है ग्रामीण के रूप में ही बनाए रखने के लिए यहाँ रूर्बन गांव के रूप में जो है विकसित किया जाता है। ठीक, तो ये क्लस्टर ग्राम क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। क्लस्टर ग्राम से संबंधित तभी तथ्य दिए गए हैं। चलिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो है जिला का चयन, इस योजना के तहत जिला का चयन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और जिला के अंदर गांव का चयन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इस योजना के तहत जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत यहाँ क्लस्टर हेतु जो है पहले जिलाओं का चयन किया जाता है। तो जिस जिला का चयन किया जाएगा उस जिले का चयन केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद जो जिला के अंदर किसी गाँव का चयन करना होता है तो उस गाँव का चयन जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, इसके तहत जो है लक्ष्य रखा गया है देश भर के 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाएगा। तो 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना है देश भर के अंदर, जिसमें से देखिए 109 आदिवासी क्लस्टर रहेगा, आदिवासी ग्राम क्लस्टर, और वही जो है 191 जो है गैर आदिवासी क्लस्टर रहेंगे। ठीक, तो टोटल 300 करने हैं। उसमें छत्तीसगढ़ के देखिए, छत्तीसगढ़ में 18 क्लस्टर बनाए गए हैं इन 300 क्लस्टर में से। तो देखिए, 3 चरणों में इसका किया गया है विकसित। तो देखिए, प्रथम चरण में 100 क्लस्टर, दूसरा चरण में भी 100 क्लस्टर, और तीसरा चरण में भी 100 क्लस्टर। तो यही ऐसी करके 100 क्लस्टर करके 3 चरणों में 300 क्लस्टर जो है पूरे देश भर में बनाए गए हैं। इसमें 300 में से छत्तीसगढ़ में कितने हैं, टोटल 18 क्लस्टर चुने गए हैं। देखिए, अब इन 18 क्लस्टरों को भी आप जब बांट सकते हैं, एक गैर जनजाति क्लस्टर के रूप में और जनजाति क्लस्टर के रूप में। देखिए, गैर जनजाति क्लस्टर की संख्या छत्तीसगढ़ में 7 है, और वही जनजाति क्लस्टर की संख्या कितना है, 11। तो 11 जनजाति क्लस्टर है और 7 जो है गैर जनजाति क्लस्टर है। टोटल 18 क्लस्टर है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, यहाँ प्रथम चरण में कौन कौन से बने थे और द्वितीय और तृतीय चरण में कौन कौन से बने हैं। तो प्रथम चरण में यहाँ कौन कौन सा बना था, तो गैर जनजाति क्षेत्रों में 2 क्लस्टर बना था। एक कुंडा कबीरधाम जिले में स्थित है कुंडा, और दूसरा जो है धमतरी जिले में है लोहरसी। तो ये दोनों जो है प्रथम चरण में बने थे। प्रथम चरण में 4 क्लस्टर बने थे, 2 जो है गैर जनजाति और 2 जो है जनजाति क्लस्टर। जनजाति क्लस्टर बस्तर गाँव का एक है, मनपाल, और राजनांदगांव का दूसरा
दूसरा है मुरमुंदा। ये दोनों क्लस्टर जनजाति क्लस्टर थे पहले चरण के। और वही दूसरे चरण में कितने टोटल 6 क्लस्टर बने हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जांजगीर का एक है जेठा, वही महासमुंद का भंवरपुर और कोरिया का सोनहत, ये गैर जनजाति क्लस्टर है। और वही जनजाति क्लस्टर में कांकेर जिले का बड़े कापसी, कोरबा जिले का हरदी बाजार और सरगुजा जिले का रघुनाथपुर। तो ये टोटल 6 क्लस्टर जो है कब बने थे, दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में 8 क्लस्टर बने, टोटल 8 क्लस्टर, जिसमें से 2 जो है गैर जनजाति क्लस्टर थे और बचे हुए जो 6 हैं वे जो है जनजाति क्लस्टर हैं। तो देखिए कबीरधाम जिले का बीरकोना जो है बना था कब, तीसरे चरण में। और धमतरी का रामपुर भी जो है तीसरे चरण में बना हुआ है। वही जनजाति क्लस्टर में आप देख सकते हैं बिलासपुर का जयराम नगर बना हुआ है, रायगढ़ का मिरीगुड़ा, कोंडागांव का बड़े कनेरा, जसपुर का पालीडीह, रायपुर का मंदिर हसौदा और बलरामपुर का बसंतपुर। तो ये सभी जो क्लस्टर है ये जनजाति क्लस्टर हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में कितने 18 क्लस्टर हैं, जिसमें से 7 गैर जनजाति क्लस्टर हैं और 11 जो है जनजाति क्लस्टर हैं। चलिए अब देख लेते हैं अब क्लस्टर कैसे बनता है, कितने जनसंख्या वाले क्षेत्र को जो है क्लस्टर के रूप में बनाया जाता है। तो ये सब क्लस्टर कब दिया गया है, देखिए एक रूबन क्लस्टर, तो रूबन क्लस्टर अगर मैदानी या तटीय क्षेत्र में बनाना है तो वहाँ 25,000 से 50,000 आबादी वाले क्षेत्र होना चाहिए। और वही पर्वतीय या जनजाति क्षेत्रों में बनाना है, पर्वतीय या जनजाति क्षेत्र में हो तो वहाँ 5,000 से 15,000 आबादी वाली भौगोलिक रूप से एक दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा। तो जैसे इन क्षेत्रों में जो है एक गांव हो सकता है, 2, 3 या 4 या 5, तो ऐसे जो है बहुत सारे गांवों का समूह होता है जिसे क्लस्टर बनाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में ये क्लस्टर जो है 25,000 से 50,000 आबादियों का समूह होगा। और वही जो है पर्वतीय जनजाति क्षेत्रों में जो है ये 5,000 से 15,000 आबादियों का जो है समूह वाले गांव होंगे। ठीक, तो इस प्रकार क्लस्टर को निर्माण किया जाता है। अब देखिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही ब्लॉक में, तो देखिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ही ब्लॉक या जनपद पंचायत में अधीन जो है ये क्लस्टर को बनाया जाता है। तो प्रशासनिक सुविधा हो इसलिए जो है एक क्लस्टर का निर्माण जो है एक ग्राम पंचायत या एक ब्लॉक के लिए एक बनाया जाता है, वही दूसरे क्षेत्र के लिए दूसरा बनाया जाएगा। तो पंचायत प्रशासनिक सुविधा में कोई भेदभाव ना हो इसलिए जो है प्रशासनिक सुविधा आसानी से मिल जाए इसलिए जो है एक ही ब्लॉक में बनाया जाता है। क्योंकि जो पंचायत के थ्रू विकासखंड स्तर पे ही जो है क्या होता है, जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ज्यादातर जो है विकासखंड स्तर पर किए जाते हैं। तो उन इस तरह के जो योजना चल रहे हैं विकासखंड स्तर के, वे जो है उन सबको जो है एक ही ब्लॉक से प्राप्त हो जाए, इसलिए जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसे बनाया जाता है। देखिए रूबन मिशन का चयन अर्थात क्लस्टर का चयन जो है राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। तो इसका क्लस्टर का चयन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। विकसित ग्राम या ग्राम पंचायत केंद्र में जो है इसका चयन किया जाता है। 3 वर्षीय समेकित क्लस्टर विकास योजना है, तो 3 वर्ष का जो है समेकित क्लस्टर विकास योजना है, 3 वर्ष तक चलने वाली योजना है। अब इसके तहत वित्त पोषण देख सकते हैं आप, तो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% रहता है वित्त पोषण। परियोजना कार्यान्वयन हेतु राज्य जिला क्लस्टर स्तर पर संस्थागत व्यवस्था किन 3 स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और क्लस्टर स्तर पर संस्थागत व्यवस्था किया जाता है। देखिए जिसके लिए जो है कितना सीजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल गैप फंड। तो एक यहाँ देख सकते हैं क्रिटिकल गैप फंड क्या होता है अगर आप जानना चाहें तो देखिए एक कोई भी योजना चल रहा है उसके लिए एक पूंजी दिया जाता है, एक पूंजी लागत दिया जाता है। उस पूंजी जो है उसके अलावा उसके पूरे यूज होने के बाद जो है और भी कमी पड़ता है, योजना को क्रियान्वयन करने के लिए और कुछ पूंजी का कमी पड़ता है, उसके लिए जो है अलग से और दिया जाता है, उसे कहा जाता है क्रिटिकल गैप फंड। तो उस दोनों के बीच जो है कार्य करने के लिए जो पूंजी दिया जाता है और उसमें जो है और कार्य करना होता है, तो जो बचा हुआ गैप है उसे गैप को फिल करने के लिए एक और जो है क्रिटिकल गैप फंड दिया जाता है। ठीक, तो ये एक अलग अमाउंट है जिसे दिया जाता है उसके अलावा। तो वही है, देखिए इसमें जो क्रिटिकल गैप फंड है उसकी राशि जो है 2% से बराबर प्रशासनिक व्यय में दिया जाएगा। तो यहाँ प्रशासनिक 3 स्तर पर, राज्य, जिला और क्लस्टर स्तर पर है। तो प्रशासनिक व्यय में सीजीएफ का जो है 2% प्रशासनिक व्यय के रूप में दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक क्लस्टर हेतु 35 लाख रुपए देगी। तो 35 लाख रुपए प्रत्येक क्लस्टर में दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। अगला देखिए नॉन मेशी निधि। तो नॉन मेशी निधि इसे इनोवेशन फंड के नाम से जानते हैं। तो ये कितना होता है, तो ये क्रिटिकल गैप फंड के 5% के बराबर रहता है इनोवेशन फंड। यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, आप याद रखेंगे। क्लस्टर परियोजना का क्रियान्वयन 30 वर्षों में नियत समय सीमा में किया जाएगा। तो 3 वर्षों की नियत समय सीमा में किया जाता है क्लस्टर परियोजना का क्रियान्वयन। इसके बाद प्रचालन एवं रख रखाव की अवधि 10 वर्ष की होगी। 10 वर्ष की रख रखाव की अवधि। प्रचालन एवं रख रखाव व्यय की वसूली राज्य की प्रयोक्ता प्रभाव नीति के अनुसार प्रयोक्ता प्रभाव के रूप में की जाएगी। उसमें रह जाने वाली कमी की पूर्ति राज्य से बजट के द्वारा किया जाता है। तो जो भी कमी रह जाएगा वो राज्य के बजट द्वारा किया जाता है और यही राज्य द्वारा जो दिए जाने वाला अमाउंट है वही सीजीएफ के नाम से जाना जाता है।
चलिए अब देखते हैं आप, प्रत्येक क्लस्टर में निम्न 14 सुविधाओं का सृजन किया जाता है। तो प्रत्येक क्लस्टर में 14 सुविधा जो है अनिवार्य होते हैं, 14 सुविधाओं का सृजन किया जाता है। तो क्या क्या 14 सृजन है आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है विद्यालय उच्च शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन। तो विद्यालय को जो है उच्च शिक्षा के लिए अर्थात 12th तक के जो है एक विद्यालय का जो है सृजन किया जाता है 12th तक के लिए। वही जो है स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। पाइपलाइन से घरों में जल की आपूर्ति की जाती है। मोबाइल हेल्थ यूनिट सुविधा से लेस होता है। ठोस व तरल अपशिष्टों का प्रबंधन की व्यवस्था किया जाएगा। ग्रामीण गली और नालियों का निर्माण किया जाता है। स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था किया जाता है। एलपीजी गैस परिवहन की व्यवस्था। डिजिटल साक्षरता के लिए जो है केंद्र खोले जाते हैं। नागरिक साक्षरता बनाए जाते हैं। गांव के बीच सड़क संपर्क की स्थापना किया जाता है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण व वेयर हाउसिंग की स्थापना किया जाएगा। आर्थिक कार्यकलाप से संबंधित कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 14 प्रकार की सुविधाएं जो है प्रत्येक क्लस्टर में प्रदान करना अनिवार्य होता है। चलिए अब अगला देखिए वित्तीय उपलब्धि। तो इसके तहत वित्तीय उपलब्धि में तो पहले हम देखिए केंद्र सरकार द्वारा कितना दिया जाता है प्रत्येक क्लस्टर में जो है कितना 35 लाख रुपए दिया जाता है प्रत्येक क्लस्टर में। उसके बाद जो है राज्य सरकार, राज्य को कुल स्वीकृत सीजीएफ राशि, तो राज्य सरकार द्वारा जो है कुल ये जो सीजीएफ राशि है क्रिटिकल गैप फंड, ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये जो है कितना दिया गया है देखिए राज्य सरकार द्वारा जो है अभी तो कितना दिया गया है 375, तो 375 करोड़ दिया गया है। तो जिसमें से देखिए राज्य सरकार 375 करोड़, जिसमें राज्य को प्राप्ति राशि कितना 326 करोड़ राज्य सरकार को दिया गया है सीजीएफ, या कितना 375, जिसमें से 326 करोड़ राज्य को प्राप्त हुआ, जिसका व्यय कितना किया गया है 301 करोड़ का व्यय किया गया है। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं आप सभी चयनित 18 क्लस्टर से विस्तृत कार्य योजना को MIS पोर्टल, तो MIS पोर्टल क्या होता है, प्रबंधन सूचना सिस्टम प्रणाली। तो देखिए ये जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होना है। तो जो है इसे ऑनलाइन सूचना प्रदान करने वाला जो है सभी 18 क्लस्टरों का पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। अगर देखिए मिशन अंतर्गत जियो ट्रैकिंग का पायलट करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। तो जियो ट्रैकिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट जारी करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बना है, जो 91% कार्यों की टैगिंग कर चुका है। ठीक, तो 91% कार्यों की टैगिंग कर चुका है। भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूबन क्लस्टर में से छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर शामिल है। तो टोटल 300 क्लस्टर है भारत में, उसमें से जो टॉप के 75 शीर्ष रूबन क्लस्टर है उसमें से छत्तीसगढ़ के 13 क्लस्टर शामिल है। वही आप देख सकते हैं, जबकि देश के चयनित 19 अग्रणी क्लस्टर, तो 19 अग्रणी क्लस्टर में से छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 4 रूबन क्लस्टर शामिल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ज्यादा जो है इस 19 क्लस्टर में शामिल है, 4 रूबन क्लस्टर जो है शामिल है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रूबन मिशन के तहत प्राप्त पुरस्कार, तो छत्तीसगढ़ को रूबन मिशन के तहत बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार 2017 में, तो वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 8 दिसंबर 2017 को दिया गया था। ये जो है पूर्वी राज्यों के मिशन में सफल क्रियान्वयन के लिए, तो पूर्वी राज्यों में मिशन में सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ को दिया गया था 2017 में। ठीक, पूर्वी राज्यों के लिए। और वही देखिए सभी राज्यों में मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2018 में। तो वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 11 सितंबर 2018 को सभी राज्यों में जो है मिशन सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दिया गया था। वहीं आप देख सकते हैं पहला एफटीओ क्लस्टर जारी करने की श्रेणी में, तो देखिए एफटीओ जो है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, तो फंड के ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने वाला जो है इस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 2019 में जो है छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है। तो ये 3 अवार्ड जो है इस मिशन के तहत दिए गए हैं। चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ को सितंबर, वही जो लिखे ऊपर दिया गया है दूसरा अवार्ड, छत्तीसगढ़ को सितंबर 2018 में रूबन मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट निष्पादन सम्मान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वर्ग में प्रथम पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है, तो उसी के द्वारा जो है यह सम्मान दिया गया है। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल 18 क्लस्टर के टोटल 18 क्लस्टर में कितना 172 ग्राम पंचायत में से 140 ग्राम पंचायत में नागरिक सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। तो इतना जो है नागरिक सेवा केंद्र जो है 140 ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक, तो यह योजना के संबंध में इतनी जानकारी हमें याद रखना है। देखिए यह योजना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे है, तो उनके संबंध में आप संक्षिप्त जानकारी देख सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और राजनीतिज्ञ थे। आप जान रहे हैं इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था। और ये जो है स्वतंत्र भारत के जो पहला जवाहरलाल नेहरू के पहले कैबिनेट मंत्रालय में जो है कौन से मंत्री थे, ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के नाम से जाने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था।
इन्होंने 1951 में दिल्ली में भारतीय राज्य संघ की स्थापना किया था। तो देखिए भारतीय राज्य संघ जनसंघ भारतीय जन संघ के स्थापक ये जो है संस्थापक सदस्य हैं और पहले अध्यक्ष भी थे। तो पहले अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में यही जनसंघ जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा के रूप में जो है विकसित होता है। ठीक, तो ये जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना आप इनके संबंध में संक्षेप में याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब दूसरा योजना को देखते हैं, ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम। इसे RCT के नाम से जानते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम, देखिए इस योजना का प्रारंभ जो है जनवरी 2009 में किया गया था। तो ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम जनवरी 2009 से चल रहा है। इसके लिए पात्रता कौन होते हैं? तो देखिए BPL परिवार के 18 से 75 आयु वर्ग, तो 18 से 45 आयु वर्ग का बेरोजगार युवक या और युवतियां इसके लिए पात्र होंगे। 18 से 45 आयु वर्ग के। देखिए इसका उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लाया गया था 2009 में। देखिए RCT केंद्र, तो ग्रामीण स्वरोजगार केंद्र जो है 18 केंद्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, टोटल 18 केंद्र, जिसमें से 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, 5 देना बैंक द्वारा और 2 जो है सेंट्रल बैंक द्वारा। 18 जो है क्या केंद्र बने हैं RCT केंद्र। कितने? 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, 4 देना बैंक, 5 देना बैंक में और 2 जो है सेंट्रल बैंक में। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन केंद्र सरकार करेगा। तो समस्त राशि का वहन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। देखिए पहले वर्ग में कितना दिया जाता है? प्रति घंटा जो है 42.40 रुपए दिया जाएगा। जो प्रशिक्षित होते हैं, जो विद्यार्थी होंगे प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, उन्हें जो है दिया जाता है। प्रशिक्षण के साथ साथ जो है उन्हें प्रति घंटा इतना दिया जाता है, तो 42.40 रुपए प्रति घंटा। वही वर्ग दूसरे वर्ग में 36.50 रुपए प्रति घंटा और तीसरे वर्ग में 30.20 रुपए प्रति घंटा जो है पे किया जाता है प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु। यहाँ देख सकते हैं आप, न्यूनतम 200 घंटा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कम से कम 200 घंटा दिया जा रहा है प्रशिक्षण। वर्ष 2023-24 में 13,350 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। 13,350 लोगों को जो है प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या कितनी है? 98 याद रखेंगे इसे, 9,898। तो 98 करके आप याद रखेंगे। ठीक, टोटल लक्ष्य गया है 13,350, जिसमें से 98 को दिया गया है अभी तक के प्रशिक्षण। केंद्र एवं राज्य सरकार, इन दोनों का योगदान को आप देख सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के योगदान को। भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। ठीक, 2 करोड़ दिया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का 1 करोड़ प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार निःशुल्क भूमि प्रदान करती है तथा प्रशिक्षकों को जुटाने में सहयोग करती है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए तो 2022-23 और 24-25 का यहाँ 22-23 और 23-24 का दिया गया है। तो कुल प्रशिक्षित कितने हुए हैं उसे दिया गया है, कुल सेटल्ड कितने हुए हैं उसे दिया गया है। ठीक, तो जो टोटल हो गए हैं प्रशिक्षित, सेटल्ड है अर्थात उन्हें जो है रोजगार मिल चुका है वे हैं। तो देखिए 2022-23 में 12,744 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 11,343 लोग जो है रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 2023-24 में 7,665 लोगों को दिया गया था प्रशिक्षण, जिसमें से 2,391 लोग जो है रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, चलिए इसके बाद जो है आप अगला योजना देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखिए इसका प्रारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। 2014 को यह जो जयप्रकाश नारायण की जयंती है 11 अक्टूबर, उसी दिन जो है प्रारंभ किया गया था इस योजना को, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में न्यूनतम 1 आदर्श ग्राम का विकास करना, ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि में सशक्त बनाना रहता है। तो देखिए कृषि, स्वास्थ्य, सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में जो है ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए जो है यह योजना लाया गया है। और इसके तहत और क्या है कि देखिए कोई एक गांव में अच्छे से विकास देखने को मिलता है, तो उसके आसपास के जो गाँव है उसे देख के भी जो है क्या करेंगे, अच्छे से जो है विकास करने के प्रयास करेंगे अपने गाँव को। इस उदाहरण को फिक्स करने के लिए जो है यह योजना लाया गया है। ठीक, ये 2 उद्देश्यों की साथ लाया गया था। तो देखिए इसका 2 चरण अभी तक के चला है इस योजना के तहत। तो पहला सांसद आदर्श ग्राम योजना, पहला चरण कब से कब तक था? 2014 से 2019। तो ये जो है मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था 2014 से 19 तक के, उस दौरान पहला चला था पहला चरण, और दूसरा चरण 2019 से 24 के दौरान जब दूसरा चरण था मोदी सरकार का तब चलाया गया था। ठीक, उसके बाद अब जो चलेगा वो 2024 से 29 तक के चलेगा। ठीक,
तो देखिए इसके तहत जो है माननीय सांसदों द्वारा 3 चरणों में 44 ग्रामों का चयन किया गया था। तो 3 चरणों में जो है 44 ग्रामों का चयन किया गया था सांसदों द्वारा। वही देखिए सांसदों द्वारा, ये जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ का डाटा है ना, आप याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ का डाटा है। 44 ग्राम जो है छत्तीसगढ़ के विकसित किए गए थे 3 चरणों में करके पहले में। और वही देखिए दूसरे चरण में सांसदों द्वारा 72 गांव का चयन किया गया था। कितने? 72 गांव का चयन किया गया। प्रत्येक सांसद द्वारा 5-5 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रत्येक सांसद 5-5 आदर्श ग्राम बना सकते हैं। देखिए प्रतिवर्ष 1 ग्राम का चयन किया जाता है उनके द्वारा। प्रतिवर्ष 1 ग्राम, तो 5 वर्ष के लिए रहते हैं सांसद, तो 5 ग्रामों का जो है विकास कर सकते हैं वे। ठीक, चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आदर्श ग्राम की आवश्यक आबादी कितना होना चाहिए। तो आवश्यक आबादी के लिए आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होता है, आप सबको पता है। मैदानी क्षेत्रों में आदर्श ग्राम की आबादी 3000 से 5000 जनसंख्या वाले गांवों को चुना जाएगा। और वही देखिए पर्वत और जनजाति दुर्गम क्षेत्रों में जो है 1000 से 3000 जनसंख्या वाले गांव को जो है चुना जाएगा आदर्श ग्राम के रूप में। यदि इतनी आबादी उपलब्ध ना हो तो यथासंभव निर्धारित आबादी के लगभग बराबर वाली अन्य ग्राम पंचायत का निर्धारण किया जा सकता है। तो एकदम जरूरी नहीं है कि आबादी होगा तभी विकसित किया जाएगा। अगर लगभग आबादी है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है, तो भी जो है चुना जा सकता है। अब देखिए आदर्श गांव का निर्धारण कौन करते हैं। तो आदर्श ग्राम का निर्धारण, जैसे योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसके तहत जो है सांसदों द्वारा चुना जाता है। तो सांसद पहले लोकसभा सांसद, तो लोकसभा सांसद जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में से कोई सभी गांव को चुन सकते हैं। तो जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए हैं उस क्षेत्र में आने वाले सभी गाँव में से किसी भी गाँव को चुन सकते हैं। वही राज्यसभा सांसद, तो सांसद सदस्य उस राज्य जहां से भी निर्वाचित हुए हैं, तो जिस राज्य से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं वे अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। तो वो किसी भी, जिस राज्य से निर्वाचित हुए हैं वो किसी गांव को भी वो चयन कर सकते हैं। वही जो नामित सांसद होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किए गए सांसद होते हैं, उनमें से देखिए तो देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी जो है किसी भी, ये जो है देश के किसी भी जिले के, जो राज्यसभा जिस राज्य से निर्वाचित हुए रहते हैं उस राज्य के किसी भी गांव से, और नामित सांसद देश के किसी भी जिले के किसी भी गांव को जो है विकसित कर सकते हैं आदर्श सांसद आदर्श ग्राम के रूप में। ठीक, यहाँ नोट पॉइंट दिया है उसे भी पढ़ लीजिए आप। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है, संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारित करेंगे। तो देखिए जो पूर्ण शहरी क्षेत्र से निर्वाचित हुए सांसद हैं, तो वे जो है अगर ग्राम पंचायत उन्हें चुनना है तो आसपास के जो क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं उसके आसपास के किसी गाँव को चुन सकते हैं। सबसे पहले मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मार्च 2019 तक के 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य, जिसमें से 2016 तक के 1 आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों प्रतिवर्ष 1 का चयनित किया जाएगा और 2024 तक के इनका विकास कर दिया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया था। यहाँ देखिए आदर्श ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। तो आदर्श ग्राम के लिए जो नोडल अधिकारी रहेंगे वो जिला कलेक्टर होंगे। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, तो जो संसद चुनते हैं जिस गांव के लिए, तो वहां समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो है उस संसद सदस्य द्वारा किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया भी बैठक में आमंत्रित होता है। तो जिस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा उनके मुखिया भी जिसमें बैठक में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, आदर्श ग्राम कार्यक्रम में कौन कौन सी समय सीमाओं का अनुपालन किया जाना रहता है उसे दिया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ समय सीमा को दिया गया है। आदर्श ग्राम का चयन जो है जो चुनाव होने के पश्चात, जो सांसद बनने के पश्चात सांसद द्वारा 1 माह के अंदर किया जाना रहता है। योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाना, 2 माह तक की जागरूकता बढ़ाया जाएगा। माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता के लिए 3 माह तक का समय। प्रथम चरण के कार्यकलाप का आरंभ 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। प्रथम चरण के कार्यकलाप की समीक्षा 5 माह के अंदर। वीडीपी की तैयारी का समापन 7 माह के अंदर। अनुमोदन व स्वीकृति 8 माह के अंदर और कार्यकलापों का आरंभ 9 माह के अंदर। ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षा यह जो है 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये जो है समय सीमा दिया गया है, आप देख सकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला है विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो देखिए वर्तमान में यह योजना बंद कर दिया गया है, विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो इसके संबंध में तो आप देख सकते हैं आप कब प्रारंभ किया गया था, कब तक ये चला है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों से एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया था। तो ये भी जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही दिया गया सुझाव था कि विधायक भी जो है अपने अपने राज्य के जो है अपने अपने क्षेत्र के जो है एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करा सकते हैं। तो इसका प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2015 से किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ किया गया।
देखिए छत्तीसगढ़ में यह योजना जो है 3 चरण में चला है। तो पहले चरण में जो है 90 विधायकों द्वारा जो है एक एक ग्राम पंचायत को विकसित किया गया था। दूसरे चरण में 81 ग्रामों को जो है चयन किया गया। उसके बाद तीसरे चरण में 68 ग्रामों का चयन किया गया। तो इस प्रकार 3 चरणों में जो है इतने सारे गाँव का जो है विकास किया गया है। कौन सी योजना था? विधायक आदर्श ग्राम योजना तहत। देखिए सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक वेब पोर्टल भी जारी किया गया था। सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु क्या है? www.vagoi.cgd.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से जो है इन आदर्श ग्राम का जो है निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में मासिक, त्रैमासिक व छमाही समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत दर्पण का प्रावधान किया गया था। तो ग्राम पंचायत दर्पण ये मासिक, त्रैमासिक और छमाही रूप से जो है समीक्षा करते थे। प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी यहाँ भी जिला कलेक्टर होते हैं। तो जिला कलेक्टर ही जो है नोडल अधिकारी रहते हैं आदर्श ग्राम योजना से हेतु। ठीक, देखिए वर्तमान में यह योजना बंद है। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि यह योजना भी वर्तमान में नहीं चल रहा है, विधायक आदर्श ग्राम योजना। चलिए अब अगला योजना देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान योजना। तो देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान RGSA के नाम से जानते हैं इसे। इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2018 को किया गया। 24 अप्रैल 2018 से चल रहा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखेंगे आप, केंद्र प्रायोजित योजना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस योजना को पहला जो कार्यकाल था 2018-19 से लेकर के 2021-22 तक इसका मंजूरी मिला था सबसे पहले इस योजना को। ठीक, जिसे अब बढ़ा दिया गया है कितना? 1 अप्रैल 2022 से इसे जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात आप देख सकते हैं यह योजना जो है अभी भी चल रहा है। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए जो है बढ़ा दिया गया। किनके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। ठीक, अब वही दिया गया है 2018 से 19 से लेकर के जो है 21-22 तक के लिए लाया गया था पहले इस योजना को। उसके बाद अब जो है इसे बढ़ा दिया गया है। देखिए इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सा होता है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है इस योजना को जो है क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना को, इसका उद्देश्य है इसमें सतत विकास लक्ष्य तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करने की परिकल्पना है। तो पंचायती राज संस्था है, उनके शासन क्षमता को विकसित करने के लिए यह योजना लाया गया है। इसके तहत सिद्धांत देखिए, स्टेजी के प्रमुख दो सतत विकास लक्ष्य के जो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं इसमें, यानी किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। सबसे पहले एक सार्वभौमिक कवरेज तक पहुंचना, लैंगिक समानता के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित सभी क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को डिजाइन में शामिल किया जाएगा। तो ये इसके सिद्धांत है प्रमुख इसके कार्य करने के लिए। एसटीजी के सभी सिद्धांत जो 17 गुण हैं वे सभी भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, इसके तहत देखिए मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो 9 मुख्य विषय रखे गए हैं इसके 9 थीम के रूप में। तो ये कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला है गाँव में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका को बढ़ोतरी। गाँव में गरीबी से मुक्ति और आजीविका को बढ़ोतरी। स्वच्छ गाँव, बच्चों के अनुकूल गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में बढ़ोतरी। तो ये 9 जो है मुख्य विषय है इस योजना के तहत। ठीक, चलिए इसके साथ संबंधित देख लीजिए आप केंद्रीय घटक कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या इससे जो है उपलब्धियां दिखा गया है। तो देखिए तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना, तो यह तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना है। ई पंचायत पर मिशन मोड पर योजना है, पंचायतों को ई मोड में लाने के लिए जो है महत्वपूर्ण योजना है। पंचायत को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य। एक्शन रिसर्च एंड मीडिया, तो एक्शन रिसर्च और मीडिया भी जो है इसमें देखने को मिलता है। तो केंद्र के इतने सारे घटक इसमें शामिल हैं। इसका क्रियान्वयन क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो देखिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हें 6 माह के भीतर प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 साल बाद फिर से उन्हें पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पहले शुरू के 6 माह दिए जाते हैं, फिर 2 साल पश्चात जो है फिर से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकांक्षित जिला और मिशन अंत्योदय व क्लस्टर से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आकांक्षी जिलों जो 10 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल है उन्हें, और मिशन अंत्योदय के अंतर्गत जो शामिल है वे, और जो 18 क्लस्टर देखे हैं उनके जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, यहाँ वित्त पोषण को आप देख सकते हैं। तो इसके तहत जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ केंद्र और राज्य का कितना है 60 और 40% है। वही पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्रों में 90-10 का है, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो है केंद्र सरकार का है। ठीक, तो ये वित्त पोषण का रेशियो है, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये जो है ग्रामीण स्तर पे जो है कौशल, तो जो कौशल देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए जो है यह योजना लाया गया था। तो इसका प्रारंभ कब किया गया? 25 सितंबर 2000
2014 को किया गया है, 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में सक्षम बनाना है। इसके तहत यह योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो ग्रामीण आजीविका मिशन में हम देखे हैं दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उसे भी जाना जाता है। तो यह भी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यह भी उसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये आप रिलेट करके याद रखेंगे, क्योंकि उस योजना का नाम भी ग्रामीण विकास योजना का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है। ठीक, अब चलिए इसके बाद देखिए इसके लिए पात्र कौन होंगे। तो इसके लिए पात्र कौन होंगे, तो पहला पात्रता कौन होंगे, तो 15 से 35, तो 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा। तो ग्रामीण युवा, तो इसमें युवक और युवतियां दोनों शामिल रहेंगे। तो 15 से 35 वर्ग का पहला कंडीशन है। अब देखिए अगर वो महिला है, जो भी शामिल पात्रता है वो महिला होंगे या विशेष पिछड़ी जनजाति, तो विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, जो कमजोर जनजाति समूह है विशेष पिछड़ी जनजाति, उनसे कोई संबंधित कोई युवा हो, और वही विकलांग व्यक्ति, ट्रांसजेंडर या अन्य विशेष समूह जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, मानव तस्करी के शिकार, महिला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, HIV पॉजिटिव व्यक्ति, तो इनके लिए जो आयु सीमा है वो जो है कितना है, 45 वर्ष। तो वे जो है 15 से 45 वर्ष वाले होंगे, और जो सामान्य युवा है वे गरीब परिवार के, वे जो है 15 से 35 आयु वर्ग रहेंगे। ठीक, इसके तहत प्रावधान क्या है, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर कम से कम 70% युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी दूर करना। तो स्वरोजगार और कुशल रोजगार के लिए यहाँ जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि क्या होगा, आप देख सकते हैं न्यूनतम प्रशिक्षण 3 माह का प्रशिक्षण रहता है न्यूनतम, और अधिकतम 12 माह का प्रशिक्षण रहेगा। न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 12 माह का। देखिए परियोजना की अवधि अधिकतम 3 वर्ष रहता है, तो 3 वर्ष रहता है परियोजना की अवधि, फिर बाद में 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया जाता है। जैसे पहले 18-19 के लिए था, ये 2018-19 से लेकर कितना 2021-22 के लिए। चलिए उसके बाद देखिए इसके अंदर 3 वर्ष के लिए रहता है, तो 3 वर्ष के लिए रहता है योजना, उसके बाद फिर से इसे बढ़ाया जाता है। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ आरक्षण, तो इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है इस योजना के तहत। तो किन्हें जो है सबसे पहले प्रशिक्षण देने के लिए वरीयता किन्हें दिया जाएगा, वही आरक्षण है मान सकते हैं। देखिए जो वो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले ST/SC के लिए 50% फंड आरक्षित रहता है, तो 50% ST/SC होंगे। अल्पसंख्यक समूह के लिए 15%, विकलांग लोगों के लिए 3%, और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो जितना भी ट्रेनिंग के लिए जो फंड आता है उसमें से 50% SC/ST के लिए, 15% अल्पसंख्यक के लिए, और 3% विकलांगों के लिए, और सभी ट्रेनिंग में कितना 35% महिला होना चाहिए, इनके लिए आरक्षित रहता है ये जो फंड आता है वह। यहाँ वित्त पोषण को आप देख सकते हैं, तो सामान्य क्षेत्र में 60% और 40%, तो रेशियो 60 और 40 का है। वही सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का है। हिमालय राज्य पूर्वोत्तर राज्य में कितना 90-10 का है, और संघ राज्य क्षेत्रों में 100% है। तो सेम पिछले योजना जैसा ही है। अब योजना के नवीनतम आंकड़े देख सकते हैं आप, इसके तहत कितने प्रशिक्षित किए गए हैं और रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी 2023-24 का आप देख सकते हैं, इसके बाद फिर अपडेटेड आएगा। 1445 लोगों को जो है क्या प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 1214 लोग जो है रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। अब इस योजना की विशेषता दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की विशेषता एवं लाभ दिए गए हैं। देखिए इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं और उनके परिवारों के लिए सकारात्मक बदलाव तय करने के लिए कौशल पार्टनर संगठन, शिक्षा संस्था और प्राइवेट और पब्लिक संस्थाओं के साथ काम करता है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैंपस में सॉफ्ट स्किल्स, पर्याप्त प्रौद्योगिक उद्योग के लिए काम करता है। 6,000 रुपए के न्यूनतम मासिक वेतन के साथ कम से कम 70% प्रोजेक्ट टारगेट ट्रेनिंग रखने की कोशिश होती है। सॉफ्ट स्किल्स पर न्यूनतम ट्रेनिंग कम से कम 160 घंटे तक बनाए रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य तत्परता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है कि उम्मीदवार किसी भी संगठन में शामिल होते ही प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ट्रेनर के लाभों में आवासीय कार्यक्रम के मामले में मुफ्त वर्दी, कोर्स मटेरियल, यहां तक कि लॉजिक और बोर्डिंग शामिल होते हैं। प्लेसमेंट के बाद 2 से 6 महीनों के आधार पर एडवांस सैलरी पाए जाते हैं। तो 2 से 6 महीनों का जो है एडवांस सैलरी भी दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पर हर उम्मीदवार एक टैबलेट मिलता है। तो हर ट्रेनिंग सेंटर में हर एक उम्मीदवार को जो है क्या एक एक टैबलेट दिया जाता है। ठीक, तो इनके इस योजना के तहत जो है इतने सारे जो है लाभ प्रदान किए जाते हैं एक ट्रेनी को। ठीक, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसे याद रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। तो कौशल योजना है, कब प्रारंभ किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। ठीक, 25 सितंबर 2014 को। तो यहाँ तक हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बाकी की योजनाओं को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।